गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक कुमार सोनूलाल बर्णवाल गर्ल्स +2 स्कूल में मैं +2 शिक्षक हूँ। आज बच्चों मैं आप लोगों को आपदा प्रबंधन पढ़ाऊँगा। आपदा प्रबंधन बच्चों सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमने बताया था प्रारंभ में कि सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें एक आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके जीवन में भी आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन बच्चों अगर जो आप बिहार टेक्स्ट बुक खरीदते हो तो उसमें देखोगे कि पाँच अध्याय में आपदा प्रबंधन को बांटा विभाजित किया गया है। ठीक है, ये 5 अध्याय हमने यहाँ दे दिया है स्क्रीन पे, आप देखोगे 6 अध्याय में आपको बांटा गया है। 6 अध्याय में आपका आपदा प्रबंधन विभाजित है आपके बिहार टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस पर हम लोग देखते हैं पहला अध्याय जो है, अध्याय हर लेसन वाइज हम इसमें आकर आप बात करेंगे बच्चों, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा किस अध्याय में कौन सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है या कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। पहला अध्याय जो है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो पहले हम लोग आपदा के विषय में जान लेते हैं। आपदा किसे कहते हैं? प्राकृतिक व्यवस्था में जब किसी कारण से आकस्मिक व्यवधान उत्पन्न होती है तो धन जन की हानि होती है तथा साथ में प्राकृतिक नुकसान भी होता है। मतलब कि आराम से हम लोग जी रहे हैं, एकाएक किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो गया, यानी कि व्यवधान आकस्मिक व्यवधान उत्पन्न हो गया प्राकृतिक, जैसे बाढ़, सूखा या सुनामी, इस तरह का व्यवधान जब उत्पन्न होता है तो एक वो उसे आपदा कहते हैं। यानी कि जीवन में आप अच्छे से जी रहे हो, एक दुख आ गया तो दुख जो है वो आपदा है। जैसे आपका मैट्रिक का एग्जाम है अभी, तो आप लोग पढ़ाई नहीं करके अगर जो आप लोग मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो पापा का डांट और थप्पड़ भी आपके लिए एक आपदा की तरह काम करेगी, और आप चाहोगे, पापा चाहेंगे कि पढ़े और बेटा पढ़ाई करेगा नहीं, तो वो भी एक दुख जो भी है छोटा से बड़ा, वो एक आपदा होता है मनुष्य के जीवन में। तो उसी आपदा पर चर्चा करेंगे। आपदा अगर जो देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव जनित आपदा, दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा, महामारी का जैसे ही नाम ले रहे हैं तो कोरोना आ जा रहा है सामने। कोरोना क्या है? एक महामारी है ना। तो उस तरह की कोरोना हैजा, इस तरह की जो भी महामारी आती है वो क्या है? आपदा है। उसके बाद मानव जनित आपदा क्या हो सकती है? आतंकवाद या सांप्रदायिक। तो यहाँ उसके बाद प्राकृतिक आपदा क्या क्या है? बाढ़, सूखा, भूकंप। तो आपकी जो 10th में सिलेबस में पढ़ना है बच्चों, वो मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा ही पढ़ना है। 95% प्राकृतिक आपदा पढ़ना है, उसी से सवाल आएगा। 5% ये आपको जानकारी रखना है मानव जनित आपदा पर कि मानव जनित आपदा क्या है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है बच्चों कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। यहाँ से मानव जनित आपदा से 3 ऑप्शन दे देगा, 3 इसमें से दे देगा, तो हम लोग वहाँ टिक लगा दें। या सवाल ऐसे आता, प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूरा पढ़ना, प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक आपदा नहीं है। बच्चे क्या करते, प्राकृतिक आपदा पढ़ें, वहाँ टिक लगा दिए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा है या नहीं है, पूरा सवाल पढ़ोगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे प्राकृतिक आपदा पर। 10th का सिलेबस वही है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह का सवाल आ रहा है। तो इसमें जो है प्रश्न आएंगे, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, या इसी सवाल को ऐसे घुमा देगा, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य, आवश्यकता, एक ही आंसर इसका लिखना है। ठीक है, ज्यादा इसमें आप डरना नहीं, कंफ्यूज मत करना, सर हम तो आवश्यकता पढ़ के गए थे, यहाँ उद्देश्य पूछ दिया। जवाब यही लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है? धन जन की नुकसान पहुंचाता है प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसकी प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि के समय में भी क्या होता है? मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालता है। किस तरह का प्रभाव डालता है? बुरा, गलत, दुख हमें लाता है, इसलिए उस आपदा के प्रबंधन की आवश्यकता है।
आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक के अलग अलग आपदा प्रबंधन की कमेटी का गठन किए हुए हैं। आपके पंचायत तक में भी, नगर निगम पंचायत तक में भी आपदा प्रबंधन का संस्था का गठन किया गया है। बस इस चैप्टर से बच्चों इतना ही सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सूखा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन में बाढ़ सूखा दूसरा चैप्टर आ गया। दूसरा चैप्टर में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ और सूखे का प्रबंधन के विषय में। तो कहता है कि बाढ़ और सूखा दोनों प्राकृतिक आपदा। ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछ देता है कि बाढ़ किस तरह की, बाढ़ क्या है या बाढ़ किस तरह की आपदा है, तो वहां लिखेंगे हम लोग प्राकृतिक आपदा। ऑब्जेक्टिव में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह का सवाल पूछते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि बाढ़ और सूखा का दोनों का संबंध किससे? वर्षा से। वर्षा अधिक हो गई तो बाढ़ आ गया, वर्षा कम हुआ तो सुखाड़ आ गया, है ना। तो दोनों का संबंध किससे है? बारिश से है। इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, इस चित्र को अगर जो तुम ध्यान से देख लोगे तो इससे जितने भी बाढ़ से संबंधित सवाल आएंगे उसका तुम जवाब लिख के आओगे। एक चीज और बता दें, तुम लोग लिखने में बहुत कोताही करते हो, लिखने का प्रैक्टिस करो। नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ा हथियार होता है लिखना। अगर जो एक सैनिक को तलवार दे दें और उसे तलवार चलाना नहीं आए तो पहले ही ढेर हो जाएगा, पहले ही युद्ध में मारा जाएगा। और उसी तरह एक विद्यार्थी को पेन दे दें और उसे लिखना नहीं आएगा तो पहले ही ढेर हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0/0। तो हमें क्या प्रयास करना है? घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है लिखने की, राइटिंग भी सुंदर होगी और लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा। तो हम लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे मैट्रिक के एग्जाम में। तो इस चित्र को हम लोग देख लिए बाढ़। अब देखते हैं इसमें बाढ़ किसे कहते हैं। तो बाढ़ जो होता है एक प्राकृतिक आपदा, हमने बता दिया पहले ही। ये है किसी क्षेत्र में आकस्मिक अत्यधिक जल जमाव के कारण जनधन का नुकसान पहुंचाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ दो तरह से आता है। एक नदी में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाती है बारिश में तो वो क्या कहता है, नदी का तटबंध तोड़कर दोनों तरफ फैल जाता है। जब दोनों तरफ फैल गया तो क्या हो, उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया। एक तो वो बाढ़ ले आता है, नदी ले आता है। या दूसरे स्थान पे जहाँ नदी भी नहीं है वहाँ अत्यधिक बारिश हो गई तो वहाँ भी बाढ़ आ जाता है, तो उसे भी बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण दो हमने यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सवाल किस तरह का आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सवाल आता है बाढ़ से होने वाली हानि को बताएं। इसमें एक सवाल आता है बाढ़ से होने वाली हानि। तो बाढ़ तो अभी चित्र में हम लोग क्या देखे थे कि कुछ महिलाएं, कुछ लोग जो है अपना सामान लेके पानी, बाढ़ के पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए तैयार है। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ टूटी हुई थी, चित्र में तो हम यही देखे थे। तो उसी के अनुसार हम लेंगे वो चित्र को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब देंगे कि बाढ़ से होने वाली हानि क्या है। तो बाढ़ से हानि जनधन को हानि होता है। दूसरा क्या है, फसल बर्बाद हो जाता है। जहाँ फसल रोपा गया है वहाँ पे जो है पानी भर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जनधन, वहाँ पे फसल को नुकसान हो जाता है। तीसरा क्या है, मकान टूट फूट जाते हैं। चित्र में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि मकान टूट फूट गया था, है ना, तो उससे भी हो गया। और जीव जंतु मर जाते हैं। बाढ़ से क्या हुआ, जीव जंतु मर गए। जीव जंतु मर गए, मनुष्य अपनी प्राण बचा के भागने लगता है, गाय भैंस बकरी ये सब छोड़ के भाग जाता है, तो जीव जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं। वहां पे मनुष्य तो भाग जाता है। बाढ़ से एक और नुकसान क्या होता है, रेल सड़क मार्ग भी टूट जाते हैं और बाधित हो जाते हैं, ठीक है। बाढ़ से क्या होता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग इत्यादि टूट जाते हैं और बाधित हो जाते हैं। देखते होंगे पुल वगैरह भी टूट जाता है ना, हम लोग को आने जाने का कष्ट हो जाता है, बाढ़ क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, बाढ़ तो आ गई, हम बाढ़ का पानी जैसे ही निकलता है तो क्या होता है, वहाँ बहुत सारी महामारियां फैल जाती है। बाढ़ का पानी निकला, वहाँ पर जीव जंतु मर गए थे, या पानी सड़ने लगता है, जीव जंतु मर के सड़ने लगते हैं, तो क्या होता है, वहाँ महामारी फैलने लगती है। महामारी फैलने से क्या क्या होता है, ज्यादातर हैजा या आंत्र रोग, जो कि पेट से संबंधित रोग होने लगते हैं। ये सारे क्या है, पानी के सड़ने के कारण होते हैं, ठीक है। तो बाढ़ से संबंधित यह हानि हम लोग देखेंगे। अब दूसरा इसमें सवाल क्या आता है बाढ़ से संबंधित, कि दूसरा सवाल है आपका कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपने
अपनाई जाने वाली सावधानियां बताएं। वहाँ हानि हो गया, ठीक है। अब उसकी बाढ़ से सुरक्षा कैसे होगी? भाई बाढ़ से तो हानि ही हानि है, अब सुरक्षा क्या होगा? तो बाढ़ से सुरक्षा, उस पिक्चर को याद करो, उस पिक्चर को, बाढ़ वाले पिक्चर को याद करो कि कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। तो वहां पर सुरक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहले बाढ़ आने के पहले किसी भी एक चीज याद रखना बच्चों, क्वेश्चन लिखने के पहले कोई भी आपदा का बात करेगा तो आपदा आने के पहले और आपदा आने के बाद किस तरह का हम सुरक्षा करेंगे, ये हर एक सवाल में लिखना है। आपदा आने के पहले इस तरह का हम लोग को सुरक्षा रखना है, हर एक आपदा में, वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सुनामी हो, भूकंप हो, सब में हम बताएंगे, ठीक है। तो बाढ़ आने के पहले हम लोग नदी पर बांध बनाएंगे, ठीक है। बाढ़ नदी पर क्या करेंगे? बांध बनाएंगे, ताकि नदी का पानी जो है आगे नहीं आए, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, बाढ़ नहीं लाए। नदी के किनारे तटबंध मजबूत बनाएंगे। हमने क्या बताया था कि नदी के दोनों तरफ तटबंध जो है, तटबंध को तोड़ के पानी, नदी का पानी बाहर निकल जाता है, तो उस तटबंध को हम लोग मजबूत बनाएंगे। नहरों का निर्माण करेंगे, ठीक है। नदी का काम है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं या समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को क्या करना है कि नदी से नहर निकाल देंगे, नदी से नहर निकाल देंगे, है ना। नदी से नहर निकाल देंगे ताकि नदी में जो बहुत ज्यादा पानी है उस नहर के माध्यम से एक स्थान से, जैसे मान लो ये नदी जो बह रहा है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि नदी बहुत ज्यादा, नदी में पानी बह रहा है, नदी में बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, तो उस नदी के पानी को हम लोग क्या करेंगे? एक नहर के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में बहा देंगे, दूसरे क्षेत्र में। ये क्या है? ये नदी है, ठीक है। नदी के पानी को हम लोग इधर से निकाल दिए और नहर के माध्यम से, तो नहर, बहुत सारा पानी नहर के माध्यम से निकल जाएगा। सूखे के समय में, गर्मी के समय में हम लोग क्या करेंगे कि उस नहर के पानी से सिंचाई कर लेंगे, हमें फायदा ये होगा नहर के पानी से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बाढ़ से हम लोग क्या समझ ये हो गई, बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम लोगों को ये फायदा हो गया। अब जो है बाढ़ वाले संभावना वाले क्षेत्रों में हम लोग क्या करेंगे? मकान ऊंचे स्थान पे बनाएंगे, ठीक है। मकान को ऊंचे स्थान पे हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग जहाँ ऊंचा स्थान रहेगा तो वहाँ बाढ़ नहीं आएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा कि बाढ़ हम जान रहे हैं कि किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पर हम लोग पहले से नाव का इंतजाम करेंगे, है ना, ताकि बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ तो आना है, प्राकृतिक चीज है, वो रुकने वाला चीज नहीं, उसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो रुकेगा नहीं, तो आएगा ही आएगा, तो उसको रोकने, उसके लिए हम लोग नाव का इंतजाम करेंगे। और एक सूचना तंत्र किसको कहते हैं? जैसे मोबाइल, रेडियो इत्यादि का जो है सूचना तंत्र को हम लोग सुदृढ़ रूप से बनाए रखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा? बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ये सवाल आ सकता है बच्चों कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ जो है एक नियति बन चुकी है, बिहार में बाढ़ नियति बन चुकी है। हर एक साल, प्रति वर्ष बिहार में बाढ़ आना ही आना है। और कौन सा क्षेत्र में बाढ़ आएगा हम लोग देखेंगे कि बिहार का उत्तरी बिहार, बाढ़ का क्षेत्र को हम लोग विभाजित किए हैं दो भागों में, बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में कोसी, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक इत्यादि नदियों में बाढ़ आती है। दक्षिणी बिहार में सोन, पुनपुन इत्यादि नदियों में मुख्य रूप से बाढ़ आती है। देखिए मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ बिहार का मानचित्र हमने बनाया है। इस मानचित्र में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार, ठीक है, बिहार है, बिहार के उत्तर, ये उत्तरी बिहार हो गया, ये वाला भाग तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी के ये जो है ये उत्तरी बिहार हो गया, ठीक है, और ये दक्षिण हो गया, दक्षिणी बिहार हो गया, ठीक है। इसमें उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। सवाल पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है, कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ आता है या बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तरी बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी बिहार में कोसी नदी, गंडक नदी, कमला नदी, बलान नदी, ये सब सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है, ठीक है। बिहार में, उत्तरी बिहार में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा, उत्तरी बिहार को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, तो इसको बोलते हैं
पूर्वी वायु विहार और पश्चिमी ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो पूर्वी बिहार है इसमें बाढ़ सबसे ज्यादा आता है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 75% बाढ़ प्रतिवर्ष आ ही जाती है। ठीक है, ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी बिहार में एक सोन नदी में बाढ़ आ जाती है तो एक पुनपुन नदी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो गए, आप लोगों ने देख लिया। अब ये इस पे हम लोग लिख देंगे कि गंगा नदी बिहार में प्रभावित क्षेत्रों में लिखेंगे कि गंगा नदी का जल स्तर जो है बिहार में वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों को प्रभावित करता है बाढ़ से। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं सुखाड़। ठीक है, बाढ़ हम लोगों ने देख लिया। अब इस पिक्चर को ध्यान से आपको देखना है। सुखाड़ में क्या है, एक किसान बैठा हुआ है, जमीन पे दरार आ चुकी है खेतों में, और खेतों में कहीं फसल लगा हुआ तो वहाँ दरार आ चुका है, वहाँ पानी का अभाव है, कमी है। तो सुखाड़ का इस चित्र को देखते हुए आपको अगला सवाल देना है, सवाल का जवाब देना है। ठीक है, देखते हैं सुखाड़ किसे कहते हैं। हमने बताया था ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, ये भी बारिश से प्रभावित है। ठीक है, तो इसमें सवाल आता है सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। सूखे की स्थिति को परिभाषित कैसे कीजिएगा? सूखे से फसलों को नुकसान के साथ साथ पेयजल भी बाधित होता है ना। फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, पेयजल को भी नुकसान हो रहा है। तो हम समझते हैं कि आप लोग अधिकांश लोग जो है यहाँ के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं। तो कृषि परिवार से अगर जो संबंध रखते हैं तो इस सवाल का आपको जवाब अवश्य आना चाहिए कि सूखे की स्थिति को परिभाषित कैसे करें। कोई सरकार पेपर में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे किसान बोलते हैं हमारे क्षेत्र को सूखा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए। वो आवेदन देते हैं पंचायत में, पंचायत आवेदन देता है प्रखंड में, प्रखंड कहता है कि हाँ ये प्रखंड जो है सूखा ग्रसित क्षेत्र है, ये सूखाग्रसित क्षेत्र घोषित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि के उत्पादन में बहुत ही नुकसान हो रहा है। देखिए इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा। क्या है पहला पॉइंट कि प्रति वर्ष यदि 50% से कम वर्षा हो रही है तो वो सबसे बड़ा सुखाड़ क्षेत्र है। जैसे राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तब। तो राजस्थान का क्षेत्र में क्या है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो वो क्या है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश ठीक हो रही है, बिहार में बारिश ठीक हो रही है, लेकिन कभी कभी बारिश कम होने लगती है। कितना कम हो जाए कि आप उसको सुखाड़ क्षेत्र घोषित करोगे बिहार को? अगर जो औसत बारिश से 25% से अधिक कम बारिश होने लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुखाड़ क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, 25% औसत बारिश मान लो कि 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर बिहार में हो रही है, 150 सेंटीमीटर बिहार में औसत बारिश हो रही है, तो इसमें अगर जो 25% कम गया बारिश तो यहाँ पे, या 25% से अधिक कम गया तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है कि अगर जो फसल हमने बो दिया, ठीक है बारिश नहीं हुई, लेकिन सिंचाई का तो साधन बहुत क्षेत्रों में है, नहर है, तालाब है, या बोरिंग के पानी से है ना, तो हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर जो सिंचाई के बाद भी 30% फसल सूख जा रहा है या उससे ज्यादा फसल सूख जा रहा है, कम से कम 30% फसल अगर जो सूख जा रहा है तो वो सुखाड़ प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इतना ही इसमें लिख देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। इसमें सवाल आएगा कि सूखा क्यों पड़ा, उसका कारक मीन्स कारण, क्या कारण था कि वहां उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, क्यों, क्या हो सकता है। सुखाड़ के लिए बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है, मनुष्य, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारी जिम्मेवार है, इतनी ज्यादा जनसंख्या जिम्मेवार है कि वो क्रियाकलाप, मनुष्य का क्रियाकलाप जो है जल का शोषण बहुत ज्यादा करने लगा है। ठीक है, तो अत्यधिक क्या मनुष्य किस तरह का क्रियाकलाप कर रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे अत्यधिक वन कटाई कर रहा है,
जंगल को काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिया मनुष्य, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे सूखा का प्रभाव पड़ गया। दूसरा है भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत जल, शायद समझ रहे होंगे तुम लोग। यहाँ देखो कि ये जैसे कि ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि में हम लोग क्या किए, बोरिंग कर देते हैं। ये पाइप है, पाइप डाल दिए, तो इस पाइप में अपने दादा पापा से पूछना कि उनके जमाने में बोरिंग के जल से, बोरिंग से या चापानल से जो है पानी उनको 30 मीटर के आसपास मिल जाया करता था। आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम सभी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, आप जहां व्यवस्थित उपस्थित हो उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे 30 मीटर के आसपास पानी मिल जाया करता था। आज आप लोगों की स्थिति में क्या हो गया, आपके समय में क्या हो गया है, तो ये पानी, ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, भूमिगत जल की। तो भूमिगत जल में अब जो है आपके समय में ये 70 से 80 मीटर ये वाटर लेवल चला गया। गर्मी में तो कहीं और ज्यादा चला जाता है। तो देखते होंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं कहीं चापानल सूख जाता है, बोरिंग का पानी सूख जाता है। क्या कहते हो कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम गया है, जिसके कारण जो है ये इस क्षेत्र का पानी सूख गया है। ठीक है, अब तो अगला हम लोग क्या करेंगे, हो गया। उसके बाद वायुमंडलीय तापमान, हमारी एक्टिविटी, जंगल को काटना या ये अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल को हम लोग इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहा है कि क्या हुआ, वहाँ पे तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाने के कारण जो है प्रदूषण भी एक उसका कारण है, प्रदूषण भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, पानी की कमी हो गई, नदी, तालाब, पोखर सब सूखने लगा। ठीक है, तो सुखाड़ का मुख्य यही कारक है बच्चों, इसे आप एग्जाम में लिख देना। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि सुखाड़ से बचाव के तरीके। सुखाड़ तो आ गया, हमने कहा प्राकृतिक आपदा तो आएगी ही आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते हो, यहाँ सुखाड़ भी आ गया। अब उसको कैसे उसको कम किया जाए या उससे बचा कैसे जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। तो प्रबंधन कैसे किया जाएगा, सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र में नहर, तालाब, कुआं, पाइन, ये सब बनाया जाता है। क्या होता है बच्चों, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए तालाब, कुआं बहुत बड़ी भूमिका उनकी होती है। बारिश का पानी उसमें जाता है और वो अंडरग्राउंड भूमिगत जल के स्तर को वो ऊंचा कर देता है। लेकिन क्या है कि आपने तो शोषण दोहन कर लिया, अभी के समय में तालाब, कुआं, नहर, ये सब तालाब, कुआं तो बिल्कुल समाप्त हो गया है, नहीं के बराबर है। बारिश में बारिश होती है, बारिश का पानी नदी नाले से होते हुए जाके सागर में मिल जाता है। बारिश के पानी का हम लोग बहुत कम सदुपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहला उपाय हम लोग ये करेंगे कि क्या करेंगे, नदी, नहर, तालाब, कुएं, पानी इत्यादि का विकास करेंगे। सिंचाई के लिए हम लोग जो है ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई का प्रबंधन करेंगे। खेतों में इतना ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है कि खेत में पानी किसान डाल देते हैं कि चलो उसको डाल देते हैं, कल बारिश हो ना हो, या सिंचाई का साधन मिले ना मिले, पानी डाल देते हैं। तो खेतों में फसलों को उतना ही पानी चाहिए जितना उसे आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा डाल देने से पानी की बर्बादी है। वो तो गर्मी के दिन में क्या होता है, पानी सूख के वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं। तो उसी का हम लोग एक समाधान निकालें कि वहाँ पे ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई इत्यादि का प्रबंध किया जाए। ठीक है, उसके बाद वर्षा जल का भंडारण करें। वर्षा जल आजकल देख रहे हैं कि वर्षा जल का भंडारण के लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है कि वर्षा जल का भंडारण कीजिए। कैसे करेंगे, छतों पर घेरेंगे, पाइप के द्वारा उसे अंडरग्राउंड जमीन में मिला देना है, वो करना है। तो वो वर्षा जल का भंडारण हो गया। खाली पड़े जमीनों पर क्या करना है, पेड़ पौधे लगा देना है। पेड़ पौधे जो हम लोग काट चुके हैं, पेड़ पौधे लगाना है। फिर क्या करना है, नदी को आपस में जोड़ना है। एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ देना है। अब जैसे कोसी नदी में बाढ़ आ रहा है, गंडक नदी में बाढ़ आ रहा है, सोन नदी में बाढ़ आ रहा है, तो वहाँ एक दूसरे से जोड़ के दक्षिण भारत में, जैसे झारखंड में बहुत सी नदियाँ गर्मी के दिनों में सूखी रह जाती है, तो वहाँ से हम लोग जोड़ देंगे बारिश में, ताकि दक्षिण भारत का जो नदी हो वो नदी जल से भरा हुआ रहे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर आ गया प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप और सुनामी। इसमें क्या करना है हम लोग, भूकंप और सुनामी के विषय में पढ़ेंगे। भूकंप और सुनामी, ध्यान से सुनना, दोनों का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, हम लोग पृथ्वी पर आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर में कहा जाता है तापमान हजारों टेम्परेचर, बहुत डिग्री बहुत ज्यादा है, हजारों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, मतलब हजार डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं ठंड, है ना। ये जो है पृथ्वी के अंदर के भाग को उथल पुथल करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। जैसे कि कुकर में हम लोग भोजन बनाते हैं तो एक तापमान इतना ज़्यादा कुकर में बढ़ जाता है कि एक समय में कुकर की सीटी बजने लगती है ना, और भोजन कम समय में पक जाता है। तो वही हालत पृथ्वी के अंदर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अंदर में उथल पुथल है। वो चाह रहा है कि इधर से निकले, कि इधर से निकले, कि इधर से निकले। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होकर निकल जाता है, और कभी कभी जो है पृथ्वी को हिला देता है, पृथ्वी को हिला देता है। तो हिलाने की प्रक्रिया जो है वो भूकंप कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी को जो भूपटल को जो हिला दिया, कंपन कर दिया, उसे कहते हैं भूकंप। ठीक है, तो उसे भूकंप कर दिया। और सुनामी वही हिलाने की प्रक्रिया जो है, अगर जैसे कि ये समुद्र है, महासागर है, ठीक है, ये सागर है, इस समुद्र में अगर जो इस समुद्र के तली में अगर जो कंपन उत्पन्न होता है तो ये क्या करेगा? जल को हिलाएगा, समुद्र के जल को हिलाएगा। ठीक है ना, समुद्र के क्या है? जल को हिला देगा। जल को जब हिलाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे सुनामी। क्या कहेंगे? सुनामी। ठीक है, तो ये है दोनों का, भूकंप और सुनामी का संबंध किससे? पृथ्वी के आंतरिक हलचल से है। ठीक है, तो देखते हैं, ये पिक्चर है बच्चों, ध्यान से देखो। भूकंप, जब भूकंप आया तो अच्छा मकान, 3 मंजिला 4 मंजिला मकान टूट गया। ठीक है, भूकंप के प्रभाव से। तो भूकंप क्या करता है? जमीन हिला दिया। आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा सा भूकंप अगर हिल गया तो मकान टूटना फूटना शुरू हो जाता है। इस पर ध्यान देते हुए, पिक्चर को ध्यान से देखते हुए हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। भूकंप से संबंधित जितने सवाल आएंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल आता है। अच्छा, पहले तो हम लोग एक भूकंप के विषय में एक डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं कि भूकंप जो है पृथ्वी के भूभाग पर, यहाँ पे एक पिक्चर बना दिए। भूकंप पृथ्वी के अंदर आ रहा है, एक कंपन। तो जहां पर पहले भूकंप आया उस सेंटर को भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्यों आता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से, या तुम लोग पढ़े हो, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े हो ना, प्लेट एक दूसरे प्लेट को टकराने से भी भूकंप आता है। तो प्लेट के टकराने से उस टकराव वाले स्थान, जहां पर प्लेट टकराया वहां पर टकराव हुआ, तो उस टकराव वाले स्थान को क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र, इंग्लिश में फोकस। ठीक है, वहां से कंपन शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे एक बायां हाथ हमने रखा, ठीक है, और दाहिने हाथ से हमने यहाँ मारा, तो इस हाथ को महसूस हुआ कि कुछ हिला। तो वो क्या हुआ? एक कंपन, एक तरंग यहाँ से चली, तरंग चली। ठीक है ना, तब इस हाथ को महसूस हुआ, बाएं हाथ को, कि यहाँ पे कुछ हिला। तो वो तरंग ही भूकंप है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है? भूकंप उठा बीच में पृथ्वी के कहीं और महसूस कर रहे हैं हम लोग पृथ्वी के सतह पर। तो यहां से जब भूकंप उठने के बाद एक तरंग जाती है तो उसे कहते हैं, जहां पर पृथ्वी पर सबसे पहले वो तरंग पहुंचती है तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इपी सेंटर। सबसे पहले पहुंच गया अधिकेंद्र, उसे इपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसे हम लोग नापेंगे कैसे? जैसे आपको बुखार आ गया तो आप लोग थर्मामीटर से बुखार नाप लिए। ठीक है, तो भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। देखो ये पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है ना। तो ग्राफ जो है जितना बड़ा बनेगा भूकंप उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, 2-3 स्तर तक के भूकंप का हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, भूकंप आया और चला गया पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे 3 से ऊपर का भूकंप रहेगा रिक्टर पैमाने पर, अगर जो 3 से ऊपर बता रहा है तो वो भूकंप हम लोग को महसूस होगा। और रिक्टर पैमाने पर अगर जो 6, 6.5 से ऊपर आ गया तो समझो भूचाल मचा देगा पूरी पृथ्वी पर। अच्छा, तो भूकंप को हम लोग, भूकंप की तरंगों को उसके चाल, उसकी शक्ति और उसकी गति के अनुसार
वो कैसे चल रहा है, उसकी गति क्या है, उसका उसमें शक्ति कितना है, उसके आधार पर भूकंप को हम लोग 3 भागों में बांटे, मुख्यतः 3 भागों में। ठीक है, तो उसमें है P तरंगे, S तरंगे, L तरंगे। ठीक है, P फॉर प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या थी? भूकंप केंद्र से सबसे पहले धरातल पर पहुंची, इसको एपिसेंटर कह रहे हैं हम लोग, अधिकेंद्र कह रहे हैं। वो सबसे पहले पहुंचा, वो कौन था? वही था प्राइमरी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगे। वो क्या था? प्राथमिक तरंगे। बस इतना ही आपको लिखना है कि वो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली तरंगे होती है, पी तरंगे। एस तरंगे क्या होती है? पी तरंगों के लंबवत चलती है। ठीक है, क्या है? अनुप्रस्थ चलती है, लंबवत चलती है। ठीक है, वो उसका चाल ऐसे रहेगा, एस तरंगों का चाल इस तरह से रहेगा। ठीक है, जबकि पी तरंगे जो है एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ेगा। पी तरंगे प्राइमरी तरंगे थी, एक दूसरे को धक्का देते हुए सीधा आगे बढ़ता है, जबकि एस तरंग का जो चाल है इस तरह है। ठीक है, तो ये क्या है? पी तरंग से एस तरंग का चाल धीमा, गति धीमा होता है, लेकिन ये नुकसान ज्यादा पहुंचाती है पी तरंग से। ठीक है, तीसरा तरंग जो है एल तरंग। एल तरंग तो और ज्यादा खतरनाक है। वो एस तरंग से इसकी गति कम है, एस तरंग से गति कम है, पृथ्वी पर बाद में पहुंचती है, लेकिन ये क्या करता है कि एल तरंग यहाँ आया, ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है, जैसे लगता है कि घूमने के लिए आया है पृथ्वी पर। ये सबसे ज्यादा, इसकी गति धीमी है लेकिन सबसे ज्यादा ये खतरनाक होता है, घातक होता है। और सबसे ज्यादा अगर जो पृथ्वी पर तबाही आती है तो एल तरंगों के माध्यम से आती है, इसे याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन इसमें बनता है भूकंप से बचाव। हमने बार बार कहा कि सवाल यही आएगा, आपदा क्यों आई और भूकंप से बचाव या आपदा से बचाव। तो यहाँ भूकंप से बचाव कैसे करेंगे? सबसे पहले वही भूकंप आने के पहले हम लोग व्यवस्था करेंगे, भूकंप के आने के बाद की व्यवस्था करेंगे। यही तो बचाव है, किसी आपदा का आने के पहले, आपदा के जाने के बाद। तो सबसे पहले जैसे ही भूकंप पता चलेगा कि इस क्षेत्र में भूकंप है, इस क्षेत्र में भूकंप आ सकता है, तो सबसे पहले हम लोग मकान बनाएंगे। किस तरह का मकान बनाएंगे? भूकंप रोधी मकान बनाएंगे, कि भूकंप आए भी तो वो मजबूती से खड़ा रहे, गिरे नहीं। ठीक है, भूकंप रोधी मकान बना लेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे इसमें? भूकंप से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए हम लोग जो है गैर सरकारी संगठनों की सहयोग भी लेंगे, या सरकारी संगठन का भी प्रशासनिक सहयोग लेंगे। भारत प्रशासन जो है वो भी सहयोग करेगा हम लोगों को। किस तरह का सहयोग करेगा कि वो जो है भारत सरकार हमारे लिए भूकंप आने से पहले की व्यवस्था कर देगी। ठीक है, गैर सरकारी संगठन हमें क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं कि ठीक है भूकंप आ गया तो इससे बचिएगा कैसे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा नेक्स्ट सवाल जो है, भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों को संक्षिप्त, भारत में जो भूकंप क्षेत्र हैं उसको विभाजित करना है। भारत को ये कितने भूकंप क्षेत्र हैं? तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि भारत में, यहाँ देखो भारत का एक मानचित्र हम बनाए हैं। भारत में देखेंगे कि भारत के दक्षिण से उत्तर जाओगे आप तो भूकंप का प्रभाव बढ़ते जाएगा। क्या होगा? भूकंप का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर में हिमालय का निर्माण आज भी चालू है ना। उत्तर में हिमालय का निर्माण आज भी चालू है, 9th में तुम लोग पढ़े हो। तो उससे जो है निर्माण चलते रहेगा और भूकंप आते रहेगा। चलो देखते हैं, भारत के भूकंप क्षेत्र को हम लोग 5 भागों में विभाजित किए हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला जोन नंबर 1। जोन नंबर 1 जो है भारत का दक्षिणी पठारी भाग है। दक्षिण पठारी भाग में क्या होता है? भूकंप आने की बिल्कुल कम संभावना है। एकाध उदाहरण छोड़ दे तो भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरा क्या है? भारत का तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, जो महासागर समुद्र से मिलता है वो क्षेत्र, वो तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पे भूकंप आ सकती है। ठीक है, वहां पर प्रतिशत थोड़ी सी कम है लेकिन आने की संभावना है। तीसरा जोन क्या है? तीसरा जोन गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है ना, गंगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे भूकंप आती है लेकिन विनाशकारी भूकंप 100 साल में 1 आध बार आई है। ठीक है,
ऐसा वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि विनाशकारी भूकंप गंगा सिंधु के मैदान में, बहुत कम है ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन कम है, 100 साल में एक आध बार आ जाती है। ठीक है, इसी जोन नंबर 4 में जो है तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। ठीक है, जोन नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो हम लोग हिमालय के तराई क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, कच्छ में, गुजरात में पड़ता है कच्छ, तुम लोग जान रहे हो। ठीक है, तो वहां पे भी एक बार भूकंप बहुत तेज आई थी। ये 2001 की बात है, 26 जनवरी 2001 में कच्छ में बहुत ज्यादा भयानक भूकंप आई थी। एक मानचित्र हम इंडिया का दिखाएंगे बच्चों, इसमें देखेंगे, इस मानचित्र में देखेंगे कि भारत को भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भूकंप क्षेत्र में, तो देखो ये जो देख रहे हो, ये जोन नंबर 1 है, ये जोन नंबर 2 है, ये जोन नंबर 3 है, और ये जो है सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है जोन नंबर 5। ठीक है, इस मानचित्र को देख लेना। आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारा नोट्स डाल दूंगा, गया गाइडेंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नोट्स डाल दूंगा, आप वहां से इसका ये लाभ ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखो इस पिक्चर को, यह है सुनामी। हमने क्या बताया था, समुद्र के महासागरों के तली में जब कंपन उत्पन्न होती है तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी के चित्र में देख रहे हो कि महासागर का जो है पानी शहरों में घुसते जा रहा है, सागर का पानी शहरों में घुसते जा रहा है। कैसे, वो उसका जो है लहर बहुत ऊंचा हो गया। ठीक है, इस पे देखते हैं क्या इसका सुनामी है। सुनामी, समुद्र के अंदर जो भूकंप आए उसे सुनामी कह दिए, हलचल जो आया उसे सुनामी कह दिए। महासागरों में क्या होता है बच्चों, इस पर ध्यान देना कि महासागरों में जो है, समुद्र में तो हलचल होती है, लेकिन इस हलचल को हम लोग महासागरों के बीच में महसूस नहीं करते हैं। जैसे ये देखो, ये है भूखंड है, ये है सागर है। इसमें यहाँ पे ये आ गया, भूकंपन हुई, तो कंपन होने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है या प्लेटों का खिसकाव भी हो सकता है, आपस में टकराव भी होता है। तो यहाँ पे जो ये कंपन आती है तो ये क्या करता है, पानी, यहाँ का पानी जो है ये ऊपर उछाल देता है। तो महासागर के या सागर के बीच में कंपन, पानी का उछाल या लहर कम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और लेकिन जैसे जैसे ये किनारे बढ़ेगा, किनारे की ओर आएगा, ये सुनामी का लहर भी ऊंचा होते जाएगा और ये पानी का, जल का जो चाल है, गति है, वो भी तेज हो जाएगा। गति तो बच्चों बता दे 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाती है इसकी गति। ठीक है, और इसकी उछाल, औसत उछाल सुनामी का हम कहेंगे, लहर का उछाल जो है वो 15 से 20 मीटर तक चला जाता है, औसत उछाल। ठीक है, भारत में एक बार सुनामी आई थी, आप लोगों ने देखा था, सुना होगा, उस समय आप लोगों का शायद जन्म भी हुआ हो कि नहीं जन्म हुआ हो। ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बनाया है, इसको देख लेना आप लोग कि 26 दिसंबर 2004 को यहाँ इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास एक प्लेट आपस में टकराई और जिसके कारण यहाँ का समुद्र में जो है, महासागर में हलचल उत्पन्न हुआ। सोचो, यहाँ से इंडिया हजारों किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब हलचल हुई तो सुमात्रा, वहाँ पर तो तबाही मचा और ये जल जो है चाल ये लेकर भारत की तरफ बढ़ा। तो भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश, जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, वहां पे सुनामी आई। ये सवाल आप लोगों को आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कि भारत में कब सुनामी का कहर आया था, सुनामी कब आई थी। तो याद रखना 26 दिसंबर 2004। 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन का उत्सव मनाए थे रात में, और सुबह जैसे ही उठे 6:30 बजे भोर में ये आया था। ठीक है, याद रखना 6:30 बजे भोर में जैसे ही उठे तो सब तबाह हो गए थे, सब होटल में आराम कर रहे थे। ठीक है, तो सुनामी भारत के पूर्व में आया था। देखो एक चित्र बना दिए हैं हम, इसमें दो प्लेट आपस में टकराई तब सुनामी आया, या फिर भूकंप
ज्वालामुखी समुद्र में फटा, ज्वालामुखी जब फटा समुद्र में तब सुनामी आया। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सुनामी के बचाव के 3 उपाय। सवाल पूछता है कि सुनामी के बचाव के 3 उपाय बताएं। ठीक है, सुनामी तो आ गया, आपदा आ गई सुनामी के रूप में, अब उससे बचेंगे कैसे? तो बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए कि समुद्र में बीच में जो है एक प्लेटफॉर्म, रिसर्च सेंटर का स्थापना करे, क्योंकि सुनामी तो पानी के जरिए, पानी का स्पीड है ना, पानी का स्पीड है बढ़ा, तो वो उसका चाल बता देगी कि हाँ यहाँ पानी का जो है स्पीड, गति इतना ज़्यादा है और हमारे भारत की तरफ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि सुनामी आने वाला है। 2004 में जो सुनामी आया था बच्चों, तो उसका सबसे पहले हैम रेडियो से अंडमान प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति ने सूचना दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, समुद्री तटीय प्रदेश में कंक्रीट से बना हुआ मजबूत क्षेत्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो तटीय प्रदेश में जो कंक्रीट से बना हुआ मजबूत तटबंधीय प्रदेश बना है, वहाँ पे हम लोग मैंग्रोव जैसे वनों का निर्माण कर देंगे, मैंग्रोव का जंगल का निर्माण करेंगे, ताकि जो सुनामी आए तो पानी का स्पीड, गति जो है वो कम पड़ जाए, धीमा पड़ जाए। ठीक है, इसमें और तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो चौथा अध्याय है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें क्या है कि भूकंप तो, आपदा तो आ गई, आपदा आ गई। ठीक है, आपदा आ गई, तो आपदा का हम लोग अभी तक जो अध्ययन किए वो दीर्घकालीन था, यानी कि आपदा आने के पहले की व्यवस्था थी कि भूकंप आएगा तो भूकंप रोधी मकान बना लो। ठीक है, सुनामी आएगा तो समुद्री तटबंध को मजबूत कर लो, या मैंग्रोव जंगल का भी विकास कर लो। अब जो है आपदा आ गई तो क्या करोगे, तो आपदा आ जाएगी तो हमें आकस्मिक प्रबंधन करना होगा। आकस्मिक प्रबंधन यानी कि भूकंप आ गया, लोग हताहत हुए, में चोट लग गया, तो उनको हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग को वही जानना है। तो यहाँ सवाल आ सकता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जवाब देंगे कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन आपदा आने के बाद आपदा प्रभावित लोगों को बचाने का उपाय है। ठीक है, आपदा आने के बाद आपदा प्रभावित लोगों को बचाने का उपाय है। क्या है, अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ हो, सूखा हो, सुनामी हो, भूकंप हो, ये क्या है, अलग अलग आपदा है, तो उन्हें अलग अलग आपदा प्रभावित क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से आकस्मिक प्रबंधन किया जाता है। जैसे बाढ़ क्षेत्र में क्या करते हैं कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर ले जाकर बसा देते हैं, है ना, ऊंचे स्थान पर बसा देते हैं। और भूकंप सुनामी से प्रभावित क्षेत्र लोगों क्या है, वो हताहत हुए तो उनका इलाज के लिए उन्हें क्या, कहाँ भेज दिया जाता है, उन्हें राहत कैंप में भेज दिया जाता है कि उनकी इलाज अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यही इसमें सवाल का जवाब दे लेना है। इसमें दूसरा सवाल एक आता है बच्चों कि आग लगने की स्थिति में क्या आकस्मिक प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, आग लगने की स्थिति में, तो ये तो आग लगना भी एक प्राकृतिक आपदा है या फिर हमारी मानवीय भूल भी हो सकती है। गर्मी में क्या होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि सूखे क्षेत्र में खुद ब खुद आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, किसी झोपड़ी में आग लग जाती है, या फिर मानव के भूल से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लग जाता है, बिजली में शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग लग जाती है घरों में। तो ये 2 कारणों से आग लगता है। तो गर्मी में क्या सवाल, आग लगने की स्थिति में क्या आकस्मिक प्रबंधन करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, आग लगे हुए स्थान में क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ आग लग गया वहाँ तो बाहर निकालने का प्रयास करेंगे लोगों को। मान लिया इस घर में आग लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे लोगों को। उसके बाद जो है आग को बुझाने का काम करेंगे। आग बुझाएंगे कैसे, अगर जो बालू है, मिट्टी है, तो उसे आग में डाल देंगे, और नहीं तो पानी की व्यवस्था है, नदी, नाला, नहर कुछ भी है तो उससे पानी से हम लोग आग बुझाने का काम करेंगे। तीसरा है कि अगर जो आग लग गया तो कोई व्यक्ति जल जाता है उसमें, तो उसे हम लोग प्राथमिक उपचार अगर जो हो सकता है तो प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार में क्या है, उसके जले हुए भाग में ठंडा पानी डालेंगे या बर्फ से उसे सहलाएंगे इत्यादि, है ना। तो
ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि आग लगे हुए व्यक्ति में या मैंने आग से प्रभावित व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार क्या करेंगे। तो उसमें हम लोग जल डालेंगे या बर्फ से लाएंगे। दूसरा क्या है, 5वां अध्याय है आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा आने के बाद जो है संचार व्यवस्था सबसे पहले समाप्त होती है। ठीक है, संचार व्यवस्था समाप्त होती है तो संचार व्यवस्था में टेलीफोन लाइन, रेडियो तो सबसे बढ़िया संचार है, टेलीफोन लाइन, मोबाइल टावर तक समाप्त हो जाता है। 2015 में भूकंप जब आने लगा था तो उस समय जो है मोबाइल नेटवर्क भी काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये सब थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैकल्पिक संचार व्यवस्था का व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपदा, इसका 6ठा अध्याय हम लोग आ जाते हैं, आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है, तो 6ठा अध्याय में आपदा और सह अस्तित्व, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। इसमें एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूसंकलन। ठीक है, भूसंकलन क्या होता है, देखो भूसंकलन क्या होता है। भूसंकलन जनरली पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में आता है। पहाड़ का मिट्टी टूट के नीचे गिरना या चट्टान टूट के नीचे गिरना वही भूसंकलन कहलाता है। ठीक है, दिमाग में सेट कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पहाड़ टूट के नीचे गिर गया, सड़क को जाम कर दिया, लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भूसंकलन, इस चित्र को देखते हुए सवाल, ये सारे चीज हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, और गृह कार्य भी हम आप लोगों को दे दिए हैं। इसमें ज्यादातर सवाल हम सॉल्व कर दिए हैं, गृह कार्य के भी विचार दे दिए हैं। आप जैसे क्या समझते हैं, तो इसका जवाब भी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें हम दे दिए हैं आप लोगों को गृह कार्य के लिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बना लोगे, जैसे कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मैंने बताया था ना ये सवाल आते हैं। तो इस तरह के सवाल आएंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं है और है पर ध्यान देना है आप लोगों को। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, है ना। तो इस तरह के बच्चों आप ध्यान देंगे। आपदा का ये कक्षा एक मात्र कक्षा हमने लिया आप लोगों का, और प्रयास किए हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में जितने सवाल आएंगे इसको हम आप लोगों के लिए डाल दें इसमें, और प्रयास मेरा सफल रहे। आप लोग तैयारी अच्छे से करो। हमारे तरफ से आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।